हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी एआरएफ की, मतलब एक्यूट रीनल फेलियर। इसके बारे में हमने बात की थी, जिसमें अचानक से किडनी काम करना बंद कर देती है, सडन कोई भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज का टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर क्रोनिक रीनल इंजरी। इसको और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल इंजरी, क्रोनिक किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी इंजरी, या फिर क्रोनिक रीनल डिजीज़, या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़। इनमें से आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी नाम आ सकता है इसके अंदर। चाहे वो CRF आए, चाहे CKF आए, तो वो बात किसकी कर रहा है? क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर क्रोनिक रीनल इंजरी की। ये एक ऐसी साइलेंट किलर बीमारी है जो धीरे धीरे महीनों और सालों में हमारी किडनी को ख़त्म कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन विच अकर स्लोली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑन सेट मतलब ये स्टार्ट कैसे होती है? प्रोग्रेसिवली मतलब धीरे धीरे लंबे टाइम में किडनी फंक्शन कम हो जाए, किडनी के फंक्शन कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या? क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर क्रोनिक रीनल इंजरी। अब जैसे एग्जांपल से समझे तो जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस ये एक दिन में किडनी ख़राब नहीं करेगा। आज आपको शुगर डायग्नोज हुआ है, तो आज आपकी किडनी के फंक्शन चेक करवाओगे तो नॉर्मल मिलेंगे। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ मेलाइटस परसिस्ट हैं, आपका शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो ये लगातार धीरे धीरे किडनी को डैमेज करने का काम करेगा। फिर बात करते हैं परमानेंट लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। अब CRS में डिजीज़ धीरे धीरे डेवलप्ड होती है, लेकिन इसमें डैमेज उस लेवल का होता है कि जिससे नेफ्रॉन परमानेंटली क्या हो जाते हैं? परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं नेफ्रॉन्स। अब जैसे पहले किडनी हेल्थी थी, 100% काम कर रही थी, अपना 100% वर्क कर रही थी। अब इसमें कोई भी डिजीज़ हुई और इसके 20% नेफ्रॉन्स ख़त्म हो गए। फिर जैसे आपके कोई भी दिक्कत हुई, तो आपने RFT करवाया। RFT मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट करवाया, और जो भी दिक्कत थी उसको ट्रीट किया। ट्रीट करने से होगा क्या कि आप इस डैमेज को यहीं पर रोक लोगे। इससे ऐसा नहीं होगा कि ये 20% जो नेफ्रॉन डैमेज हुए हैं ये भी सही हो जाएंगे, या फिर आपके ट्रीटमेंट लिया है ये नेफ्रॉन वापस से जैसे पहले काम करते थे वैसे करने लग जाएंगे। ये परमानेंटली डैमेज हो गए हैं, ये वापस से ठीक नहीं होंगे। यानी ये जो 20% नेफ्रॉन डैमेज रहे हुए थे, ये परमानेंट डैमेज ही रहेंगे, लाइफ लॉन्ग ये डैमेज ही रहेंगे, ये कभी भी सही नहीं होंगे। बस आप ट्रीटमेंट लिया, उससे ये हो सकता है कि ये जो आपकी 80% किडनी वर्क कर रही थी, इस पे आगे ये डिजीज़, आगे ये जो भी कंडीशन है ये आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे रुक जाएगी। लेकिन ये 20% तो डैमेज ही रहेंगे आपके। तो ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। मतलब इरिवर्सिबल का मतलब कि पहले जैसे वापस काम नहीं करेगी। मतलब ये जो पहले दिक्कत हुई है ये वापस से सही नहीं होंगे, जैसी कंडीशन में पहले थी वैसे नहीं होएगी वापस। तो ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। इस कंडीशन में हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती और फंक्शंस डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमारी किडनी का मेन काम है हमारे ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन बनाना। हमारी किडनी का मेन काम है ब्लड को फ़िल्टर करके ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना, ब्लड में से यूरिया को बाहर निकालना, ब्लड में से यूरिक एसिड को बाहर निकालना, ब्लड में से क्रिएटिनिन को बाहर निकालना, ब्लड में से यूरिक एसिड को बाहर निकालना। और जब हमारी किडनी काम नहीं करेगी, हमारा ब्लड अच्छे से फ़िल्टर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ जाएगी। और ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट का बढ़ना क्या कहलाता है? एजोटीमिया। अगर ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ गया तो उसको बोलते हैं अपन एजोटीमिया। और जब भी हमारी किडनी काम नहीं करेगी, तो सबसे पहले ये एजोटीमिया ही डेवलप्ड होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले RFT लिखता है, रीनल फंक्शन टेस्ट लिखता है, क्योंकि RFT सेंसिटिव इंडिकेटर है। RFT बताएगा कि किडनी सही काम कर रही है या नहीं कर रही। RFT में अगर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। और RFT में अगर यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब किडनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किडनी अच्छे से काम कर रही है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ CRF अकॉर्डिंग टू GFR। तो स्टेजेस अकॉर्डिंग टू GFR, जैसे नॉर्मल GFR होता है 125 ml पर मिनट, ये नॉर्मल GFR वैल्यू होती है।
तो अगर फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, 90 to 120 ml/minute यूरिन फिल्टर होने लग जाएगा। फिर सेकेंड में 60 to 89 ml/minute। थर्ड स्टेज में कितना होगा, 30 to 59 ml/minute। फोर्थ स्टेज में 15 से 29 ml/minute। और फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, <<15 ml/minute। फिफ्थ स्टेज को ही हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बोलते हैं, यानी ESRD नाम से भी जानते हैं, ESRD के नाम से भी जानते हैं। तो ये CKD की वो हैं स्टेजेस अकॉर्डिंग टू GFR। फिर बात करते हैं इसके कोजेज़ की, CKD के कोजेज़ की बात करते हैं। फिर इसके सबसे मेन कोज होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन। अब डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब हाई शुगर लेवल, हाई शुगर लेवल, शुगर लेवल। जब ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है तो ये किडनी की माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स यानी ग्लोमेरुलाई को चिपचिपा बना देता है। इससे केमिकल डैमेज होता है जिससे ग्लाइकेशन कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, जो भी केमिकल डैमेज होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकेशन। अब इससे क्या होगा, इस डैमेज की वजह से किडनी की फिल्टर करने वाली मेम्ब्रेन्स लीकी हो जाती हैं, लीक करने लग जाती हैं और यूरिन में प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन निकलने लग जाता है। सबसे ज़्यादा ब्लड में होता है अपने एल्ब्यूमिन, तो सबसे पहले एल्ब्यूमिन, और सबसे छोटा होता है जो GBM के डैमेज होने पर ही वहाँ से एल्ब्यूमिन निकलने लग जाती है। GBM है एक चार्ज मेम्ब्रेन है, उसके डैमेज होने पर एल्ब्यूमिन अपने यूरिन में निकलने लग जाता है। धीरे धीरे ये फिल्टर्स स्कार्स यानी निशान में बदल जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। तो ये होता है डायबिटीज़ मेलाइटस में। फिर है हाइपरटेंशन, नैरोइंग ऑफ वेसल्स। लगातार हाई बीपी किडनी की बारीक ब्लड वेसल्स जैसे एफरेंट और ईफरेंट आर्ट्रियोल पर प्रेशर डालता है। इस प्रेशर से वेसल्स की वॉल्स मोटी हो जाती हैं और या फिर सख्त हो जाती हैं, जिसको अपन बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। जब वे सेल्स सख्त और नैरो हो जाती हैं तो किडनी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन और ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता। इसको बोलते हैं, अगर ब्लड किडनी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंचेंगे तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे इस्चेमिया, मतलब खून की कमी। इसकी वजह से किडनी सेल्स मरने लगती हैं और किडनी सिकुड़ने लगती है, मतलब श्रिंक करने लगती है। CKD के 70% कोज तो यही जिम्मेदार होते हैं, 70% जिम्मेदार तो ये दो कोज ही होते हैं। फिर आता है इसके अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन यानी सूजन। ये अक्सर एक ऑटोइम्यून रिएक्शन से होता है, जैसे शरीर की अपनी इम्यूनिटी ही किडनी पर हमला कर देती हो। कभी कभी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज़ किडनी के फिल्टर्स में ही फंस जाती है। इससे क्या असर होगा, इससे फिल्टर्स में इन्फ्लामेशन यानी सूजन होती है। इन्फ्लामेशन की वजह से फिल्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं, जिससे यूरिन में ब्लड आएगा तो उसको अपन हिमेचूरिया बोलेंगे और प्रोटीन आने लगता है यानी प्रोटीन यूरिया। अगर ब्लड आएगा तो उसको बोलेंगे हिमेचूरिया और प्रोटीन आएगा तो उसको बोलेंगे प्रोटीन यूरिया। फिर अगला को जाता है इसके अंदर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ यानी जेनेटिक म्यूटेशन। ये खानदानी बीमारी है जिसमें DNA में खराबी की वजह से किडनी के अंदर पानी भरी हुई हजारों छोटी छोटी गांठ यानी सिस्ट का फॉर्मेशन होने लग जाता है, बनने लग जाती हैं। जैसे जैसे ये सिस्ट बड़ी होती हैं ये किडनी के हेल्थी नेफ्रॉन्स को दबाने लगती है यानी कंप्रेस करने लग जाती हैं। प्रेशर की वजह से हेल्थी टिश्यू ख़त्म हो जाते हैं और किडनी का साइज़ नॉर्मल से 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है और काम जीरो हो जाता है। किडनी का साइज़ तो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा लेकिन उसका वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। फिर आता है इसके अंदर अगला कोज ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, यानी अगर किडनी स्टोन, ट्यूमर या फिर BPH यानी प्रोस्टेट की वजह से यूरिन बाहर आने से रुक जाता है तो यूरिन वापस किडनी की तरफ प्रेशर करता है, प्रेशर मारता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब इसमें क्या होता है, जैसे ये है अपना यूरेथ्रा, फिर ये है यूरिनरी ब्लेडर, ये है यूरेटर्स और यहाँ पे अपनी किडनियाँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई भी जैसे BPH बिनाइन प्रोस्टेट हो
हाइपरप्लेजिया, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे टिश्यू की ओवर ग्रोथ हो जाती है और इससे क्या होता है कि यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है। तो क्या होगा, जैसे अपने यूरिनरी ब्लेडर की कैपेसिटी होती है 1 लीटर, ये तो होती है एनाटोमिकल कैपेसिटी, और 600 ml होती है फंक्शनल कैपेसिटी। तो फिर भी अगर ये यूरिन बाहर नहीं निकल पाया तो ये बैक फ्लो करके अपनी किडनी यूरेटर्स में, फिर यूरेटर के बाद में रीनल पेल्विस में चला जाता है यूरिन, फिर आगे यहाँ पे पेपिला में, और फिर नेफ्रॉन को डैमेज कर देता है। तो ये जो बैक प्रेशर है, मतलब ये जो यहाँ से वापस पीछे की तरफ यूरिन जा रहा है, किडनी की तरफ वापस बैक फ्लो हो रहा है, इससे क्या होगा कि अपने नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे या चिपक जाएंगे। उसको बोलते हैं क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। फिर अगला कोज आता है इसके अंदर, नेफ्रोटिक ड्रग्स, मतलब केमिकल टॉक्सिसिटी। कुछ दवाइयाँ खासकर जैसे NSAID, जैसे इसमें आते हैं पेन किलर्स जैसे डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफिन, किडनी की वेसल्स को मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करा देती हैं। इससे किडनी का ब्लड फ्लो तुरंत गिर जाता है। अगर कोई सालों तक बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ खाता है तो किडनी की सेल्स क्रोनिक टॉक्सिसिटी का शिकार होकर हमेशा के लिए डेड हो जाती है। रिकरेंट इन्फेक्शन, मतलब अगर ARF, एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी डिजीज़ बार बार हो रही है तो उससे भी क्या हो सकता है, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। फिर बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में सबसे पहले आता है डिक्रीज GFR। तो चाहे कोई भी फैक्टर है, किसी भी फैक्टर ने हमारी किडनी को डैमेज कर दिया। अब किडनी डैमेज होने का मतलब है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन डैमेज होंगे। अब नेफ्रॉन की डैमेज हो गया तो किडनी का फिल्ट्रेशन है रेट है, जिसे हम GFR बोलते हैं, वो नॉर्मल कितना होता है 125 ml पर मिनट, वो भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर GFR डिक्रीज़ हो गया तो यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि अगर किडनी फिल्टर ही नहीं करेगी, ब्लड को फिल्टर ही नहीं करेगी तो यूरिन भी नहीं बनेगा, तो यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और उस पेशेंट का या उस पर्सन का यूरिन आउटपुट दिन भर में लगभग 100 ml से भी कम हो जाएगा। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एन्यूरिया कहलाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब GFR डिक्रीज़ होने से क्या होगा, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज़ होगा, और वो कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएगी, एन्यूरिया की। फिर इसमें अपने को देखने को मिलेगा एडिमा। किडनी का काम है एक्स्ट्रा वाटर और सोडियम को बाहर निकालना। जब नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं तो वो सोडियम को फिल्टर नहीं कर पाते, सोडियम शरीर में रुकता है और अपने साथ पानी को भी रोक लेता है, वाटर रिटेंशन। इससे ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ता है और पानी निकल कर टिश्यूज़ में बढ़ जाता है, जिससे अपने सूजन आ जाती है, यानी एडिमा हो जाता है जिससे। फिर अपने को देखने को मिलेगा इसमें यूरेमिक फ्रोस्ट। यूरिया का ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ना उसको बोलते हैं यूरेमिक फ्रोस्ट। जब किडनी यूरिया को यूरिन के रास्ते निकाल नहीं पाती है तो ब्लड में यूरिया का लेवल बहुत हाई हो जाता है। शरीर में निकलने के लिए अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढता है, जैसे स्वेट ग्लैंड, पसीने के साथ। जब पसीना स्किन पर आता है और सूख जाता है तो यूरिया के क्रिस्टल सफ़ेद पाउडर की तरह दिखते हैं, उसे यूरेमिक फ्रोस्ट बोलते हैं। जो नर्व्स को इरिटेट करता है और खुजली भी हो जाती है उससे। जैसे जब भी पसीना आएगा तो हमें पसीने के बाद में, सूखने के बाद में ऐसे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा अपने फेस पर दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, यूरेमिक फ्रोस्ट बोलते हैं। ये कैसा होता है, क्योंकि ब्लड से तो यूरिया बाहर निकल नहीं रहा, तो वो दूसरा रास्ता ढूंढेगा। तो दूसरा कहाँ से निकलेगा, स्वेट ग्लैंड से बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के फिर इस तरीके से दिखेगा। जब पसीना सूख जाएगा तो सफ़ेद पाउडर की जैसे मुँह पे, सर पे, पैरों पे ऐसे दिखाई देगा। फिर अगला सिम्टम्स आता है एनीमिया। अब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी। किडनी की सेल्स एक हार्मोन बनाती है जिसे बोलते हैं अपन इरिथ्रोपोइटिन, EPO कहते हैं। ये बोन मेरो को सिग्नल देता है RBC बनाने के लिए। जब किडनी फेल होती है तो EPO बनना बंद हो जाते हैं। बिना सिग्नल्स के बोन मेरो RBC नहीं बना पाता और पेशेंट एनीमिक हो जाता है। हाइपरटेंशन मतलब BP बढ़ा हुआ मिलेगा, जैसा कि अभी अपन ने कोजेज में बताया। फिर देखने को मिलता है इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जैसे हमारी किडनी pH रेगुलेशन में हेल्प करती है, अब जब हमारी किडनी काम नहीं कर रही है तो जितना हमें ज़रूरत है किडनी उतना बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन आयंस बाहर नहीं निकाल पाएगी। और
ऐसे में धीरे धीरे ब्लड में बाइकार्बोनेट का अमाउंट कम और हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन अमाउंट्स का रिटेंशन हो जाएगा। और जैसे कि हमें पता है पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्ब्स। बाइकार्ब्स बढ़े तो पीएच बढ़ेगी, बाइकार्ब्स घटे तो पीएच भी घटेगी। अब रीनल फेल्योर वाले पेशेंट में बाइकार्बोनेट कम होगा तो पीएच भी कम होगी, और पीएच कम होने की वजह से एसिडोसिस देखने को मिलेगा। तो पीएच कम होगी तो एसिडोसिस, और बाइकार्ब्स की बात हो रही है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा अपने को। फिर इसकी वजह से ही अपने को क्या देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, क्योंकि ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं तो उससे क्या देखने को मिलेगा अपने को, नोजिया एंड वोमिटिंग। और उसी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चक्कर आना, वीकनेस ऐसा फील होगा। और इससे इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बेलेंस देखने को मिलेंगे, जैसे हाइपरकैलेमिया। पोटेशियम लेवल बढ़ने से दिल की मतलब जो हार्ट बीट्स हैं उन पर वो भी ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिसको एरिथमियासिस बोलते हैं। जैसे अपन जो भी खाना खाते हैं उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, तो वो अगर हमारे ब्लड में जाएगा तो अगर किडनी क्या करती है उसको प्रॉपर लेवल में मेंटेन रखती है। अगर किडनी के फंक्शन ही नहीं हो रही, किडनी के फंक्शन ही रुक गए, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये भी देखने को मिलेगा इसके अंदर सिम्टम्स में। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम कम होने से मतलब हड्डियों में दर्द या फिर क्रैम्प्स होते हैं। अब हाइपोकैल्सीमिया का क्या रीज़न है, हम जो विटामिन डी धूप से या फिर खाने से लेते हैं वो इनएक्टिव होता है, इसे एक्टिव बनाने का काम करती है हमारी किडनी में एक एंजाइम होता है वो करता है। सीआरएफ में किडनी डैमेज होने की वजह से वो विटामिन डी को एक्टिव नहीं कर पाती। अगर एक्टिव विटामिन डी के बिना हमारी जो इंटेस्टाइन खाने में मौजूद कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो इसमें डायग्नोसिस ऑफ चॉइस होता है सीरम क्रिएटिनिन लेवल। मतलब क्रिएटिनिन हमारी मसल्स का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ किडनी फिल्टर करती है उसको, क्रिएटिनिन को। जब किडनी के नेफ्रॉन्स 50% से ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं तभी ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए ये सबसे रिलायबल इंडिकेटर है। इसका नॉर्मल लेवल 0.6 से 1.2 mg/dl होता है। तो क्रिएटिनिन, अगर हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ गया तो उससे भी अपन पता लगा सकते हैं। दूसरा है इसके अंदर डायग्नोसिस, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। डिजीज़ का मुख्य कारण और उसके असर को समझने के लिए हिस्ट्री में हमें जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी पुरानी बीमारियों का पता लगाते हैं, जिससे फिजिकल एग्ज़ाम में हमें एडिमा, स्किन का रंग और या फिर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं इसके अंदर। फिर अगला डायग्नोसिस होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन से बनने वाला वेस्ट को चेक करने के लिए किया जाता है ये टेस्ट। किडनी फेल होने पर यूरिया शरीर में बाहर नहीं निकल पाता है और ब्लड में जमा होने लगता है। इसी वजह से पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम होती हैं। फिर अगला डायग्नोसिस होता है ईजीएफआर, मतलब एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी की एफिशिएंसी कितने परसेंट काम कर रही है, कितने परसेंट नहीं कर रही, जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है क्योंकि इसी से हम CKD की स्टेज 1 to 5 डिसाइड करते हैं। ये एज और क्रिएटिनिन लेवल को मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है। फिर आता है यूरिन एनालिसिस। किडनी की फिल्टर करने वाली मेम्ब्रेन की हेल्थ चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि यूरिन में प्रोटीन यानी एल्बुमिन या ब्लड तो नहीं आ रहा। इसके अलावा कास्ट्स या सेडिमेंट्स का मिलना, किडनी टिश्यूज डैमेज होने का, ये सब इससे पता लगाते हैं अपन। फिर करते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट। बॉडी में मिनरल्स जैसे पोटेशियम, सोडियम का बैलेंस देखने के लिए CRF में पोटेशियम मतलब हाइपरकैलेमिया हो जाता है, या फिर कैल्शियम कम होना हाइपोकैल्सीमिया। ये बैलेंस बिगड़ने से मतलब हार्ट की हेल्थ और बोन्स की हेल्थ पर असर पड़ता है, तो इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। फिर अगला आता है इसके अंदर अल्ट्रासाउंड या फिर KUB एक्सरे।
किडनी की बनावट, साइज़ और शेप देखने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें दिखता है कि किडनी की साइज़ छोटी हो गई है, जो क्रोनिक कंडीशन का पक्का शूट है, या फिर एक्सरे से भी जैसे पथरी हो गई है या फिर कोई भी रुकावट का पता लगा सकते हैं केयूबी एक्सरे के थ्रू। फिर करते हैं इसमें एबीजी एनालिसिस, ब्लड में एसिड बेस बैलेंस को चेक करने के लिए। डिटेल, किडनी एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती है, जिससे ब्लड एसिड हो जाता है, जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। इससे पेशेंट की सांस फूलने लगती है। फिर किडनी बायोप्सी, अब जैसे डैमेज को एग्जैक्ट रीज़न जानने के लिए जब बाकी टेस्ट फेल हो जाएं, इसमें किडनी टिश्यूज़ का एक छोटा टुकड़ा लेकर माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं ताकि पता चले कि सेल्स में किसी तरह का डैमेज हुआ है। तो ये बात हो गई हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट की। अब बात करते हैं इसके अंदर अपन मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले आती है इसके अंदर हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये बीपी कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। किडनी की आर्टरीज में प्रेशर बढ़ने से ग्लोमेरुलाई डैमेज होते हैं। एसीई इनहिबिटर्स जैसे एनालाप्रिल या फिर एआरबीज जैसे टेलामे टेलमी सार्टन दी जाती है। ये दवाइयाँ सिर्फ बीपी कम नहीं करती बल्कि किडनी की जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनको फैला देती हैं, जिससे किडनी के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और प्रोटीन लॉस रुक जाता है। फिर करते हैं अपन इरेथ्रोपोइटिन थेरेपी। किडनी अब इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बना रही है, तो अपन क्या करते हैं, इपोजन या फिर डार्बे पोइटीन के क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं एससी या फिर आईवी रूट से। आरबीसी बनाने के लिए बोन मेरो को सिग्नल चाहिए होता है। जब किडनी ये सिग्नल नहीं दे पाती है तो हम बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन देते हैं ताकि हीमोग्लोबिन बढ़े और थकान कम हो। फिर आते हैं इसके अंदर फॉस्फेट ब्लाइंडर्स। अगर फॉस्फेट ज़्यादा रहेगा तो बोन्स लॉस होंगी। ये दवाइयाँ खाने के साथ विथ मील्स दी जाती हैं। ये खाने में मौजूद फॉस्फोरस के साथ पेट में ही बाइंड हो जाती हैं और उसे ब्लड में मिलाने से पहले ये स्टूल के रास्ते बाहर निकाल देती हैं फॉस्फेट को। फिर देते हैं डायूरेटिक्स। किडनी पानी फिल्टर नहीं कर पा रही है, जिससे फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, एक लेसिक्स दी जाती हैं। ये दवाइयाँ नेफ्रॉन्स को फोर्स करती हैं कि वो ज़्यादा पानी और सोडियम यूरिन के रास्ते से बाहर निकाले ताकि जो लंग्स में पानी ना भरे या फिर हार्ट पर लोड कम हो। फिर देते हैं इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मतलब किडनी एसिड को फिल्टर नहीं कर पाती, जिससे ब्लड एसिडिक हो जाता है। एल्कलाइजिंग एजेंट सोडियम कार्ब टेबलेट्स, ये ब्लड के एसिड लेवल को न्यूट्रलाइज करता है ताकि ऑर्गन सही से काम करे और हड्डियों में कोई भी नुकसान ना हो या फिर कम डैमेज हो। फिर देते हैं केक्सिलेट। अब ये दी जाती है पोटेशियम को कम करने के लिए। किडनी का काम होता है एक्स्ट्रा पोटेशियम को यूरिन के रास्ते बाहर निकालना। सीआरएफ में किडनी ये काम नहीं कर पाती है, जिससे ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाता है। पोटेशियम शरीर में एब्जॉर्ब होने के बजाय स्टूल के रास्ते से बाहर निकाल देती है ये मेडिसिन। फिर आता है इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में डेली वेट चेकअप ये क्यों करेंगे, क्योंकि एडिमा जैसी कंडीशन हो रही है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, तो अगर वो ट्रीट हो रहा है या नहीं, इसलिए अपन डेली वेट चेक करेंगे। तो वेट चेकअप क्यों करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम को एक्सेस को मॉनिटर करने के लिए। किडनी पानी बाहर नहीं निकाल पा रही, शरीर में फ्लूइड रिटेंशन, पानी का जमा हो रहा है। जैसे 1 kg वजन बढ़ने का मतलब है बॉडी के अंदर 1 लीटर पानी जमा हो गया। ये डायलिसिस की ज़रूरत तय करने में सबसे फास्ट तरीका है कि पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं है, ये इससे ही पता लगाते हैं अपन डेली वेट चेकअप से। फिर वाइटल मॉनिटरिंग, जैसे बीपी और पल्स क्यों करेंगे, जैसे हार्ट फेलियर और पोटेशियम इम्बैलेंस से बचने के लिए अपन वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे। फ्लूइड ओवरलोड की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा होता है। पल्स सीआरएफ में पोटेशियम बढ़ जाता है। हाई पोटेशियम दिल की बिजली या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे पल्स इरेगुलर हो जाती है और कार्डियक अरेस्ट आ सकता है।
स्किन केयर क्यों करेंगे? यूरेमिक फ्रोस्ट और इन्फेक्शन को रोकने के लिए। जब यूरिया ब्लड में बहुत बढ़ जाता है तो वो पसीने के रास्ते स्किन पर सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में निकलता है, तो उसको रोकने के लिए अपन उसको क्लीन करेंगे, स्किन केयर करेंगे। सेफ्टी मेजर्स क्यों करेंगे? इंजरी और फॉल प्रिवेंशन के लिए। ब्लड में यूरिया और टॉक्सिन्स यानी एजोटीमिया बढ़ने से ब्रेन पर असर पड़ता है, जिससे एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, उसे चक्कर आ सकते हैं या सीजर्स यानी दौरे पड़ सकते हैं। इसलिए मतलब बेड की रेलिंग जो होती है उनको हॉस्पिटल में हमेशा ऊपर रखते हैं। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की। तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में सबसे पहले करेंगे फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, मतलब पानी की पाबंदी। फ्लूइड ओवरलोड और एडिमा को रोकने के लिए किडनी का मुख्य काम शरीर से फालतू पानी को निकालना है। सीआरएफ में किडनी ये नहीं कर पाती। अगर पेशेंट ज़्यादा पानी पिएगा तो ब्लड वेसल से निकल कर टिश्यूज़ में बढ़ जाएगा, जिससे एडिमा जैसी प्रॉब्लम होगी, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और फेफड़ों में पानी भरने यानी पल्मोनरी एडिमा से सांस लेने में तकलीफ होगी। फिर लो प्रोटीन डाइट। यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल कंट्रोल करने के लिए जब हम प्रोटीन जैसे दाल, अंडे या फिर मीट खाते हैं तो उसके ब्रेकडाउन से नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जिससे यूरिया किडनी इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं निकाल पाती है। ज़्यादा प्रोटीन खाने से ब्लड में यूरिया बढ़ेगा, जिससे एजोटीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी अपने, जिससे ब्रेन और स्टोमक पर बुरा असर पड़ता है, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग और कन्फ्यूज़न देखने को मिलते हैं अपन को। फिर लो सोडियम, ये क्यों? हाइपरटेंशन यानी सूजन को कंट्रोल करने के लिए। सोडियम यानी नमक शरीर में पानी को रोक लेता है और वाटर रिटेंशन। अगर नमक ज़्यादा होगा तो शरीर में सूजन बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, जो हार्ट और बची खुची किडनी यूनिट्स के लिए खतरनाक है। लो पोटेशियम मतलब केला भी नहीं खाना है, नारियल पानी भी नहीं पीना है। कार्डियक अरिथमिया जैसे दिल की धड़कन बिगड़ने से बचने के लिए ये करते हैं। पोटेशियम दिल की मांसपेशियों यानी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है। किडनी पोटेशियम फिल्टर नहीं कर पा रही है, इसलिए ब्लड में इसका लेवल पहले ही बढ़ा हुआ होता है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। हाई पोटेशियम दिल की धड़कन को अचानक से रोक सकता है, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं जिसको। इसलिए हाई पोटेशियम फूड्स सख्ती मना होते हैं इस कंडीशन के अंदर। हाई कार्ब्स, ये एनर्जी देने और प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन के लिए। शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, अगर हम कार्ब्स कम कर देंगे तो शरीर एनर्जी के लिए बॉडी प्रोटीन मसल्स को जलाने लगेगा, इससे और ज़्यादा यूरिया क्रेटिनिन बनेगा। इसलिए एनर्जी के लिए कार्ब्स जैसे चावल, शकरकंद ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि प्रोटीन बचा रहे। लिमिट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कम क्यों करें? हड्डियों की बीमारी से बचने के लिए। सीआरएफ में ब्लड में फॉस्फोरस बढ़ जाता है, जो कैल्शियम को कम कर देता है। जब कैल्शियम कम होता है तो बॉडी के अंदर हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। इसलिए दूध या फिर कोल्ड ड्रिंक जैसे फॉस्फोरस वाली चीज़ें लिमिट में की जाती है। फिर सबसे अगर पेशेंट ट्रीट नहीं हो रहा है तो फिर अब सबसे लास्ट में आती है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हीमोडायलिसिस ये सबसे कॉमन तरीका है। इसमें पेशेंट के ब्लड को एक मशीन जिसको डायलाइज़र बोलते हैं उसके ज़रिए साफ़ किया जाता है। ये मशीन आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। ये ब्लड से यूरिया, क्रिएटिनिन और एक्स्ट्रा पानी को फिल्टर करके ब्लड को साफ़ करती है। पेरिटोनियल डायलिसिस ये मतलब अपन घर पे भी कर सकते हैं। इसमें जैसे पेट की लाइनिंग को फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पेट में एक कैथेटर के जरिए कुछ खास लिक्विड डायलाइसिस बोलते हैं जिसको डाला जाता है। पेट की जो ब्लड वेसल्स होती है वो गंदगी को इसी लिक्विड में छोड़ देती हैं और कुछ घंटों बाद गंदे लिक्विड को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर आता है किडनी ट्रांसप्लांट। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। एक हेल्थी डोनर की किडनी को सर्जरी के जरिए पेशेंट के बॉडी में लगाया जाता है। ये सबसे बेहतर उपचार है क्योंकि ये किडनी के सारे फंक्शंस, फिल्ट्रेशन और हार्मोनल को फिर से शुरू कर देता है। जब किडनी स्टेज 5 पर पहुंच जाती है तब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एक आखिरी उम्मीद होती है।
तो ये था आज का हमारा डिटेल्ड लेक्चर क्रोनिक रीनल फेलियर और सीआरए पर। आज हमने समझा कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही जैसे शुगर या बीपी को कंट्रोल ना करना हमारी किडनी को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। एक नर्स के तौर पर हमारी जिम्मेदारी सिर्फ दवाइयाँ देना नहीं है, बल्कि पेशेंट्स की डाइट, उनकी फ्लूइड इनटेक और उनका मेंटल सपोर्ट का ध्यान रखना भी है। आई होप आज का वीडियो आपके एग्ज़ाम और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों में काम आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो में हम डायलिसिस और उसके नर्सिंग केयर को भी डिटेल में समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।